माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 130 के अंतर्गत श्री राजेंद्र राणा जी, श्री राजेश धर्मानी जी, श्री सुरेश कुमार जी, श्री केवल सिंह पठानिया जी, श्री चंद्रशेखर, जिसमें से आपके आदेशानुसार कुछ लोगों ने अपने विचार रखे और कुछ लोगों को आपने कहा कि उनके जो मत है उनको सम्मिलित कर दिया जाए, और रणधीर शर्मा जी और दूसरे अन्य साथियों ने भी अपने विचार रखे। प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। हमारी सरकार को बने हुए 100 दिन हुए और हमने भी इन 100 दिन में 6,000 करोड़ रुपए का कर्जा उठाने के लिए आगे बढ़े। ये तथ्य है। पिछले 5 सालों से जिस प्रकार की आर्थिक बदहाली और व्यवस्था को ठीक करने का कोई प्रयास नहीं किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये इस पिछले 5 सालों में, इस दृष्टिकोण से हमें आगे देखना पड़ेगा। आज प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति पर 92,833 रुपये का कर चढ़ा हुआ है। मैंने प्रयास किया, सभी विधायकों की मांग थी और मैं तो विधायकों की मांग पर सबसे आगे रहता था, लेकिन जब आर्थिक बदहाली की स्थिति देखी तो हमने उनकी लास्ट किस्त जो एमएलए फंड की थी उसको भी जारी नहीं की। जो भी कार्य हमने किया वो प्रदेश की माली स्थिति को देखते हुए किया। इसके अलावा अगर हम इनके 5,000 संस्थान भी खोल देते, 920 संस्थान भी खोल देते, तो तकरीबन इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पिछली जो सरकार थी उसने 4.5 साल बाद जो संस्थान खोले वो अगले 3-4 वर्ष में वो पूरी तरह से खुलने थे, पूरी तरह से चालू होने थे। हमने एक कड़ा फैसला किया। हमने इस दृष्टिकोण से कड़ा फैसला नहीं किया कि पिछली सरकार ने ये संस्थान खोले और हमने बंद करने हैं। हमने इस दृष्टिकोण से फैसला किया कि अगर हम इन 920 संस्थानों को हम खोलते हैं तो हमारे पास सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को देने के लिए 1 महीने के बाद वेतन भी नहीं होगा। हमारी हालत ऐसी होने जा रही थी कि हम उन्हें 1 महीने का वेतन छोड़ के 3-3 महीने बाद वेतन देने की स्थिति आने वाली थी। हमने दिन रात मेहनत की और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप रात को 1-1, 2-2 बजे तक बैठते हैं। मैं इसलिए नहीं बैठा कि मुझे शौक है, मेरे पास जो परिस्थितियां पैदा हुई उस समय के हालात को देखकर उन परिस्थितियों को कैसे निपटा जाए। हमने सभी अधिकारियों से बात की, बात को समझा और हमने एक फैसला किया कि अब इन संस्थानों को अगर हम खोलते हैं तो हमारा प्रदेश उस स्थिति में पहुंच जाएगा जो कभी श्रीलंका की स्थिति हुआ करती थी, लेकिन हम उससे संभले और इस दृष्टिकोण से हमने कार्य करना शुरू किया। तकरीबन 10,000 करोड़ रुपया हमने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का जो 6th पे कमीशन है उसमें पेंशन भोगी भी है, अधिकारी भी है, कर्मचारी भी है, उनका देना है। आज आप उस पक्ष में बैठे, हम इस पक्ष में बैठे हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हमने किस दिशा की ओर बढ़ना है। 992 करोड़ रुपए का डीए की किस्त, महंगाई बढ़ रही है, गैस का सिलेंडर कितना बढ़ चुका है, जो ओपन मार्केट में दालें हैं वो बहुत बढ़ चुकी है। हम सरकारी कर्मचारी जो बेचारे हमारे दिन रात मेहनत करते हैं, अधिकारी करते हैं, उनको हम डीए की किस्त नहीं दे पा रहे हैं। नया बजट आया और हमने 100 दिन में अपनी सरकार ने कड़े फैसले लेने का निर्णय किया। सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी विधायकों से हमारी चर्चा हुई। पहले ये देखा गया कि हमें रिसोर्स कैसे मोबिलाइजेशन करना है। अभी नए बजट में हम 6 महीने तो सरकार चला सकते हैं, खूब खर्चा कर सकते हैं, 9 महीने खर्चा कर सकते हैं, पर उसके बाद की क्या स्थिति रहेगी। जो हमको जीएसटी से कंपनसेशन मिलना है अध्यक्ष महोदय, जून 2022 के बाद जीएसटी का जो कंपनसेशन था उसका मुआवजा बंद हो गया। इन्हीं के समय जो हमको भारत सरकार से कंपनसेशन मिलता था पूर्व भारतीय, वो जून 2022 के बाद बंद हो गया। और जो राजस्व घाटा था, केंद्र सरकार से मिलने वाला जो राजस्व घाटा अनुदान 2022-23 में 9,377 करोड़ से घटते घटते
जो राजस्व घाटा केंद्र सरकार हमारी पूर्ति करती थी, वो घटते घटते 25-26 में मात्र 3,257 करोड़ रुपए रह जाएगा। यानी कि 6,000 करोड़ हमको 2025-26 में जो राजस्व घाटा का अनुदान हमें मिलता था वो भी मिलना बंद हो जाएगा 25-26 में। इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़े। हमारे पास, हमारी जनता पर, हमारी सरकार पर, हमारे सभी सभागार में बैठे विधायकों पर 75,000 करोड़ का ऋण है। कैसे आगे बढ़ा जाए? हमने बजट में भी ये दिशा दिखाने की कोशिश की है। हमारे पास संसाधन कम है, लेकिन संसाधनों का उचित इस्तेमाल करके जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप उतरा जा सकता है, और हमने प्रयास किया। सबसे पहला प्रयास मैंने वाटर सेस के रूप में हमने स्टडी किया। वाटर सेस उत्तराखंड में, सिक्किम में और आपके जम्मू कश्मीर में पहले से लागू है। चर्चा हुई कि नहीं कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट नहीं आएगा, सभी प्रकार से चर्चा आते हैं, संवाद होता है, विषय रखे जाते हैं कि कोई नहीं आएगा और जो प्रोजेक्ट लगने हैं वो उसमें भी पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन हमने फिर कड़ा फैसला किया कि जो 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट है, उन 172 हाइड्रो प्रोजेक्ट पर वाटर सेस लगाएगा। जबकि उप मुख्यमंत्री ने खुद कहा, उस समय प्रतिपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रात को 2 बजे साइन करने की क्या जरूरत थी। उप मुख्यमंत्री ने रात को 2 बजे इसलिए साइन किया, उन्हें पता था कि हमारे पास आय नहीं है। अगर आज हम एक मिनट साइन करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। इस जरूरत के तहत हमने वाटर सेस का बिल लाया। और मुझे खुशी इस बात की है, मैं जब अभी सूरत गया था तो राजस्थान सरकार ने, जो कि बीबीएमबी पार्टनर है, उसने स्वीकार कर लिया कि जो आपने वाटर सेस लगाया है उसको हम अध्ययन करने के बाद और उस पर जो उचित मुआवजा बनेगा उस उचित मुआवजे को हम आपको देंगे। ये उन्होंने स्वीकार किया। मैं पंजाब के मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने सोचा कि पानी पर सेस लगा दिया, उनसे मैंने बात की और उस बात में हम आगे बढ़े और उनको भी हमने समझाया और आगे की बैठकों का दौर हमारा जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी एक प्रयास किया था जिसमें हमारे को पार्टनर स्टेट बनाने के लिए बीबीएमबी का अनुरोध उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन हम अभी बीबीएमबी में पार्टनर स्टेट नहीं है। और हरियाणा जो सरकार है उनसे अभी हमारी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मैं उनसे भी बात करूंगा। हम क्यों बात कर रहे हैं? ताकि हिमाचल प्रदेश के जनता को जो हमारा हक है, पानी के रूप में बहता हुआ जो सोना है, वो हमें मिले। इस दृष्टि से हमने बिल पास किया। और पिछली अभी कैबिनेट थी, 2-3 दिन बाद कहते कैबिनेट हुई। मैं देख रहा था कुछ लोग लिख रहे थे कि हर तीसरे दिन बाद कैबिनेट हो रही है। वो कैबिनेट इसलिए की गई थी क्योंकि जो वाटर सेस लगाने के रूल्स है उसको अप्रूव किया जाए, और उस दृष्टि से हम आगे बढ़े। और आने वाले 1 महीने के अंदर 172 जो हमारे पावर प्रोजेक्ट है जो हाइड्रो जनरेशन करते हैं, उसमें वो जनरेशन का टैक्स लगेगा। और ठीक है, कहीं जगह ऑब्जेक्शंस होते हैं कि वो जिनका पावर प्रोजेक्ट पर लगता है उसको भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है। उस समझदारी से हम आगे बढ़ेंगे और कुछ कम करने की जरूरत होगी, उस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार का खुला मन है। फिर आई एक्साइज पॉलिसी की बात। एक्साइज पॉलिसी में क्या था? 10% इंक्रीज हो रहा था। 10% इंक्रीज के बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको ओपन किया जाए और देखा जाए, और उसको हमने देखा। हम आपकी सरकार पर कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन हमने देखा और मुझे खुशी है कि 40% की जो हमारी ठेकों की नीलामी हुई है, कहाँ 10% और कहाँ 40% ठेकों की नीलामी से हमें आय बढ़ी। जब स्थिति ऐसी गंभीर हुई कि अगले महीने, फरवरी के महीने में या जनवरी के महीने में हमारे पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं होंगे कर्मचारी और अधिकारियों की, तो हमें सत्ता में आने का क्या फायदा होगा? हम लोगों को अपना कर्तव्य से पीछे हट रहे थे। हमने डीजल पर जो आपने 7 रुपये 3 रुपये हमने उसमें कम किए, जो इन्होंने 7 रुपये लगाए थे उसमें से 3 रुपये हमने उसको बढ़ा दिया। और आज भी डीजल उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर से सस्ता मिल रहा है।
हमने क्यों ये फैसले किए? हम भी चाहते रूटीन में बैठते, हम भी चाहते रूटीन में अच्छा हम चले रहते, लेकिन ये राज्य ज्यादा दिन तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता, और इस दृष्टि से हम आगे बढ़े। आज हम ये कह सकते हैं कि हम स्थिति में सुधार कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था अगर हमने सही ढंग से, अच्छे ढंग से हमने फैसले किए, तो आने वाले 4 सालों में हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आएगी। ये मैं नहीं कहता, कोई भी कंसल्टेंट अपॉइंट कर लो। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हम मेरे से ज्यादा जानते हैं, ये वित्त मंत्री भी थे, कि क्या हालत है हमारे प्रदेश की, और 10 साल में हमारा प्रदेश सुंदर प्रदेश बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर हमने बिजली प्रोजेक्टों का हाल जानना चाहा। पूल प्रोजेक्ट जो 15 साल से बन रहा है, 20 साल से बन रहा है, उसकी एक यूनिट हमें 23 रुपए में पड़ रही है। शोंगटंग प्रोजेक्ट जो हजारों करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिया, कि जब उनसे मीटिंग हुई, प्रेजेंटेशन दी गई, चर्चा आई, तो बोला जी 2027 में ये पूरा होगा। पूल प्रोजेक्ट हमारा जिसका पेन स्टॉक ही फट गया, कहा कि जो स्टील आनी है वो गैल्वेनाइज्ड कोई ऐसी स्टील आएगी जिसको टाइम लगेगा। सुंदर ठाकुर जी हमारे वहां गए, उन्होंने स्टडी किया। शोंगटंग में जगत नेगी जी भी गए, किन्नौर का प्रोजेक्ट था, अधिकारी भी गए। और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि जो टाइमलाइन उन्होंने 2027 की थी, हम मार्च 2025 में शोंगटंग को पूरा करेंगे और 1000 करोड़ रुपए की आय उससे पैदा करेंगे। ये व्यवस्था परिवर्तन है। पूल में अभी 3 दिन पहले सुंदर ठाकुर जी जाकर आए। 15 साल से वो प्रोजेक्ट बन रहा है, पूरा ही नहीं हो रहा है। और मैंने आज ही इनसे बात की, अधिकारियों से भी बात की, और उसकी प्रेजेंटेशन ली। इन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट जो है 2027 में बनेगा, सिर्फ पेन स्टॉक बनना है। हमने कहा नहीं, 1 साल के अंदर बनना चाहिए। ये व्यवस्था परिवर्तन, और हमने नियमों में भी ढील देने की बात आएगी, हम उन नियमों में ढील देंगे। हमारा मकसद ये है कि हम जो भी चीज बनाए, चाहे सड़क बनाए, चाहे बिल्डिंग बनाए, चाहे पावर प्रोजेक्ट बनाए, चाहे सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाए, वो समय के अनुसार पूरे होने चाहिए, समय से पहले पूरे होने चाहिए। उसमें 4 पैसे अगर ज्यादा देने की जरूरत है तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हमारा एक बिल्डिंग, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की मंडी की कॉलेज की बिल्डिंग 27 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, 5 साल से नहीं बनी। अगर यही बिल्डिंग समय के अनुसार बनती तो ये 30-35 करोड़ रुपए में बनती, अब उसमें और 13-14 करोड़ रुपया लगेगा। डिले जो है, डिले के कारण जो करप्शन होती है, डिले के कारण जो राज्य में नुकसान होता है, अगर हम उसको भी रोक दें तो 20% हमारे को उसका फायदा हिमाचल की जनता को मिलेगा। अगर उस जो रेट मिलता है उसको हम 10 पैसे ज्यादा भी देते हैं और जल्दी काम खत्म होता है, तो उस दृष्टि से भी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी सरकार हमेशा प्रयास कर रही है। यही नहीं अध्यक्ष महोदय, सब प्रकार से हम कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि इनका किसी का दोष है, लेकिन 5 साल में बहुत बड़ा नुकसान आप लोगों के कारण भी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, अब बिजली क्या होती है, हमारे पास एक ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड लाइन बनाई। मैंने जब उनका अध्ययन किया, चर्चा की, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास, कहते आप हमने 2000 करोड़ का ऋण लिया है और हम ट्रांसमिशन बना रहे। पता करने पर पता चला कि वो तो कोई डेडिकेटेड लाइन बना ही नहीं सके, वो तो सिर्फ ज्वाइंट लगाते हैं, यहां से इसको पहुंचाना, उसके साथ पहुंचाना, उसके साथ पहुंचाना। हमने स्टडी किया कि हम प्रोजेक्ट लगा भी लें और ट्रांसमिशन की लाइन ही ना हो तो उन प्रोजेक्ट्स का क्या फायदा है। और हुआ भी ऐसा, कई जगह प्रोजेक्ट बन गए, प्रोजेक्ट बनने के 6-6 महीने बाद ट्रांसमिशन लाइन ही नहीं बनी, तो प्रोजेक्ट बनाने का फायदा क्या हुआ। तो हमने ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन को भी अध्ययन कर रहे हैं, जल्दी ही हम उसमें भी महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी सर्दियों में हम सर्दियां जब होती है, अक्टूबर से मार्च के सीजन में जब लीन सीजन होता है, तो हमने एक बैंकिंग आधार बना दिया कि बैंकिंग आधार है, गर्मियों में हम उन राज्यों को बिजली देंगे
जिन राज्यों में बिजली की कमी होती है, और सर्दियों में वो राज्य जब हमें बिजली की जरूरत होती है हमें बिजली देंगे। हम इस व्यवस्था का भी स्टडी कर रहे हैं। हमने कहा कि सर्दियों में अगर हम 200 मेगावाट बिजली बनाते हैं सोलर से तो हम 600 करोड़ रुपया बचाएंगे। लान लेनी और भी पड़ेगी, क्योंकि सर्दी में अक्टूबर से मार्च तक हिमाचल की जनता, जिसमें 125 यूनिट फ्री बिजली है, और हमने अगर 300 यूनिट करनी है आगे, हम जो आगे करनी है, तो 125 यूनिट बिजली को मिला के 7 रुपए 8 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हम सर्दी में खरीदते हैं। हमने उस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए उस पर स्टडी कर रहे हैं, और आपको मैं बताऊं अध्यक्ष महोदय, इन 100 दिन में हमने 40 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का टेंडर भी कर दिया, और आज टेंडर भी खुल गए होंगे। हम अक्टूबर तक 200 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे, ताकि हिमाचल की जनता के जो 600 करोड़ रुपए बाहर जाते हैं उसको हम बचाएं। हम शॉन्गटंग प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा करेंगे, ताकि जो 1000 करोड़ रुपया हमें आना है उसको हम जनता की सेवा में लगाएं। ये हमारा मकसद है। हम ऊल प्रोजेक्ट को 1 साल के भीतर पूरा करेंगे, क्योंकि हम कर्म करने में और कार्य करने में विश्वास रखते हैं। यही व्यवस्था परिवर्तन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है, और पिछले 10 सालों से हम कभी 12वें स्थान पर खिसक रहे हैं, कभी 13वें स्थान पर खिसक रहे हैं। अगर हमने अपने प्रदेश को सही दृष्टिकोण अपनाकर आगे बढ़ाना है, आपका भी साथ चाहिए। भारत सरकार से, योजनाओं से भी आपकी मदद चाहिए। हम तो कहते हैं कि आप साथ चलिए। 100 दिन में सरकार ने जो पिछले 3 साल में पिछली सरकार नहीं कर सकी, हमने 1 महीने में NHI का जो डिप्टी कमिश्नरों के दफ्तरों में 500 करोड़ FD बनाकर जमा था, हमने 1 महीने में 1236 करोड़ रुपया लोगों को अवार्ड किया और अर्थव्यवस्था में लाया। ये सरकार कार्य करने में विश्वास करती है। 1236 करोड़ रुपया लोगों का अवार्ड था, जो DC वगैरह रखे अपने बैंकों में रखे थे, उसके इंटरेस्ट से खर्चा करते थे। आपका NHI का था। कोई योजना को कोई सिरे नहीं चढ़ाएगा। हमने बोला कि आपने क्यों रखा है, चलिए ये आप कह लिए, कोई शेड्यूल नहीं था उनका 2 साल से अभी भी वार्ड है, अभी भी 600 करोड़ रुपया है। कोई शेड्यूल नहीं था, काम करने की नीयत नहीं थी। हमने शिमला मोटोर पे गडकरी जी ने कहा, हमें तो पता भी नहीं था। गडकरी जी ने कहा, हमें नहीं पता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें नहीं पता था। 10 मिनट बचे हैं। उन्होंने कहा कि 1500 करोड़ रुपए 1800 करोड़ रुपया आपके वहां 3 साल से पड़ा है। ये गडकरी जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। मेरे को पता लगा, मैं तो फर्स्ट टाइम उनसे मिलने गया। उन्होंने ये भी कहा कि जयराम ठाकुर जी के जो काम है वो उनकी सड़कें आपने भेजनी है। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, उन्होंने ऑफिशियली कहा। हमने बोला बिल्कुल करेंगे। हम ओपोजिशन का तो मैंने बोला हम ज्यादा ख्याल रखते हैं, आप तो हमसे भी ज्यादा ख्याल रखते हैं। मुख्यमंत्री जी रिप्लाई दे देते, उसके बाद फिर बोलते हैं कि आप फिर बोलिए। और अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूं, नहीं 1200 व्यवस्था परिवर्तन की बात बोल रहे हैं। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय ये कहना चाहता हूं, वो 1236 करोड़ रुपया लोगों की जेब से जब आएगा तो लोग कुछ ना कुछ खरीदेंगे, वो और इकोनॉमी में आएगा, और उसकी GST से हमको आय होगी। आप भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस सब व्यवस्थाओं के बावजूद मेरा मन बड़ा विचलित है कि कैसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए क्योंकि आपने बोला 2 मिनट में 5 मिनट में करो, हमने बजट प्रस्तुत किया। कोई भी अंश भारत सरकार के बजट से अभी तक इसमें कोई हमारे बजट में नहीं है, कोई भी अंश। मैं ये आपके सदन में कह रहा हूं, ये बजट हिमाचल के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से पेश किया गया। ये बजट
हिमाचल के वातावरण, जलवायु, उसको ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया। सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में, क्योंकि हम पहाड़ी प्रदेश के लोग हैं, पहाड़ों में हमारे छोटे से ही चीज से संतुष्ट हो जाते हैं, हमने उसको देखकर प्रस्तुत किया। फिर भी मैं मानता हूं कि जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति यहां मजबूत नहीं है, मैं चाहूंगा इस सदन के मन से कि हमारी सरकार इस पर जल्दी एक व्हाइट पेपर जनता के सामने लाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। अब जो आइटम नंबर 2 माननीय सदस्य श्री देवेंद्र कुमार भुट्टो और आइटम नंबर 3 माननीय सदस्य श्री जीतराम कटवाल, इन दोनों आइटम को जब अगला सत्र शुरू होगा उसमें हम टेकअप करेंगे और इनको मैंने डेफर कर दिया। समय चूँकि अब आज बजट सत्र का आखिरी दिन है, समाप्ति की ओर हम हैं और अब इन आखिरी क्षणों में जो है कुछ माननीय सदस्य तो पहले चले गए, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर वो बोलना चाहते हैं तो मैं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय प्रतिपक्ष के नेता, माननीय मुख्यमंत्री, चलो कोई बोल दो, नहीं तो मैं ही बोल देता हूँ। पहले मैं करते 1 मिनट चला गया। नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो दिस इज बिटवीन आवर सर। इस व्यवस्था को ऐसे ही रहने देते हैं। चलो माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला बजट सत्र था और आपने जहां विपक्ष के सभी विधायकों को बोलने का उचित मौका भी दिया, और ये सदन है, यही लोकतंत्र की परंपरा और मर्यादा है कि सभी खुलकर बोलें और सब खुलकर अपनी बात रखें। मैं सबसे पहले तो सभी सदन के सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो भी विचार अपने रखे हैं, चाहे विपक्ष के हमारे सदस्य उन्होंने भी रखे हैं, उनको भी हमने ध्यान से सुना है। कुछ समय जब मैं यहाँ नहीं था तो नीचे बैठकर जरूर सुनता था कि कौन से शब्द कौन बोल रहे हैं और किस बारे में बोल रहे हैं, और मैंने दर्द को भी पहचाना। और एक महिला हमारी इस 66 में एक महिला हमारी सदस्य चुनकर आई, और हम सब लोग कांग्रेस पार्टी का महिलाओं के प्रति एक अपना सम्मान देने की दृष्टि है, तभी 50% का रिजर्वेशन हम पंचायती राज संस्थाओं में लाए, और विधानसभा के राज्यसभा में भी हमने 33% का बिल पास किया। लेकिन इन्होंने, इनके संदर्भ में जब इनकी बात को हमने पहचाना कि राजगढ़ का एक एक्शन ऑफिस था, सदन में ही हमने कार्रवाई कर उसके बाद हमने राजगढ़ के एक्शन ऑफिस को राजगढ़ में खोल भी दिया है, नोटिफिकेशन भी उसकी होगी। और भी सम्मानित विधायक जो है, हमने प्लानिंग के समय में भी कहा था कि हम जो जहाँ भी जरूरत है वहाँ हम, अब बजट पास हो चुका है तो अब बजट के बाद आपके जो दर्द है उनमें कहीं ना कहीं मरहम जरूर लगाएंगे। इसलिए सबने चर्चा बजट में भाग लिया और बड़े ऐतिहासिक बिल 2-3 पास हुए। सबसे ऐतिहासिक बिल था जो हमारा 1972 का जो हमारा लैंड होल्डिंग एक्ट था। उस लैंड होल्डिंग में लड़की को यूनिट माना ही नहीं जाता था। उसमें क्या था कि लड़के को यूनिट मान लिया, एक परिवार में बेटा भी है बेटी भी है, लड़की को यूनिट माना ही नहीं जाता था। मुझे एक फोन बॉम्बे से भी आया कि क्या हमारे को पिछले समय से मिलेगा। मैंने बोला उस बारे में तो कानून नहीं बोलता, प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ा जाता है, रेट्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा नहीं जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिल है कि आज हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको लैंड होल्डिंग में एक महत्वपूर्ण इकाई बनाकर उनका अधिकार उनको 50 साल के बाद मिला। अनाथ बच्चों से संबंधित ये हिंदुस्तान का पहला बिल है जिसको हम लाए,
ये इसलिए नहीं रहा है कि राजनीतिक स्कोर करना है या पॉलिटिकल करना है। बच्चे तो कभी भी अनाथ हो सकते हैं। उस दृष्टि से लाए कि हमें दया भाव पर का जब हम किसी आदमी को छोड़ देते हैं तो वो कभी जिंदगी में अपने स्वाभिमान से समझौता करता ही रहता है। तो हमने बोला उनको स्वाभिमान से समझौता क्यों करवाना है, हम उन्हें अधिकार दें ताकि वो कल में अपने अधिकार से स्वाभिमान से खड़ा हो सके। ये भी महत्वपूर्ण बिल था। वाटर सेस से संबंधित इस पहले बजट में हम बिल लाए जिसका आप सब लोगों ने भी समर्थन किया, क्योंकि इससे प्रदेश की आय बनेगी। सरकारें आती रहती है जाती रहती है, कभी हम इस पक्ष में बैठते कभी वो इस पक्ष में आते हैं, लेकिन इसकी जब आय आएगी तो हमारे पास एक दिशा तय हो जाएगी और आने वाले समय में उस दिशा के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। एक चीज इस बजट में जरूर देखने को मिली, वो मैं जरूर वर्णन करना चाहूंगा। सत्ता में जब ठाकुर साहब थे पूर्व मुख्यमंत्री जी, तो बड़े शांति स्वभाव से रहते थे। इस बार आपने ऐसी व्यवस्था कर दी कि हर बार ये खड़े हो जाते हैं और हर बार खड़े होकर हर सवाल पूछते हैं और कभी कभी तैश में भी आ जाते हैं, गुस्से भी आ जाते हैं। फिर ये धीरे धीरे गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं, फिर उसी स्वभाव में आ जाते हैं। तो ये भी एक चीज देखी ये भी इस बार, लेकिन सही चीजों पर कई जगह मौका दिया। ये प्यार से बोल रहे हैं ना आप? हाँ, प्यार से बोल रहा हूँ, तो मैं गुस्से में काम बोलता हूँ। पर इसके अलावा और भी कई हमारे साथी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे, और मैं सबसे ज़्यादा मुबारकबाद उन 24 विधायकों को दूंगा जो चुनकर आए और चुनने के बाद एक अच्छा ढंग से अपनी बात को रखा, सब्जेक्ट को समझा। नए विधायक जो 24 पहली बार चुनकर आए उसको अंडरस्टैंड किया, और एक इन्होंने मुझे गेट टुगेदर में भी बुलाया, इनकी समस्याएं हैं और मुझे अपने ही याद आ गई जब भी मैं पहली बार चुनकर आया था। तो जिन समस्याओं से ये 24 विधायक जूझ रहे थे उन समस्याओं से हम भी जूझे थे, तो मैंने इनके साथ बातचीत की है और उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ेंगे। उसी के संदर्भ में आपने मुझे थैंक्स करने का मौका दिया है, तो मैं भूल गया था, मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ कि हमने एक कमेटी का गठन कर दिया गया है जिसमें ऑनरेबल स्पीकर साहब उसके चेयरमैन हैं, और हर्षवर्धन चौहान जी, जगत सिंह नेगी जी, विपिन सिंह परमार जी, अनिल शर्मा जी, संजय रतन जी, केवल सिंह पठानी जी, त्रिलोक जुम्बाल जी, इन सब लोगों को हमने जो एमएलओ से संबंधित कमेटी है उसका सदस्य बनाया है। जो विधायकों और पूर्व विधायकों से संबंधित सभी मामले विधानसभा सचिवालय द्वारा देखे जाने चाहिए, इसका एजेंडा भी तय कर दिया गया, वो सब लोगों को मिल जाएगा। सब प्रकार की जो विधायकों से संबंधित जो भवानी पठानिया जी ने बात यहाँ रखी थी, उसके बाद ये एक कमेटी का गठन हुआ था। तो आने वाले 70 में जब होगा तो ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, और हमने कैसे किस प्रकार विधायिका का भी ख्याल रखना है, जुडिशरी का भी ख्याल रखना है, एग्जीक्यूटिव का भी ख्याल रखना है और प्रेस बंधुओं का भी ख्याल रखना है। इस दृष्टिकोण से ये अपनी जो रिपोर्ट्स है वो सदन में रखेंगे, और सरकार का मेरा मानना है कि सरकार उस पर पूरी तरह से विचार करेगी। ऐसा उसमें आपने इनसे जो कमेटी के सदस्य इनसे आपने जरूर मिल लेना। तो इसके अलावा जो भी बात हमारे को आपने रखी है और जो बात हमारे नए विधायकों ने रखी है, नई सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है, नई दिशा के साथ आगे बढ़ना है। मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि मैं पहली बार बजट में आपके सामने आया हूँ, विपक्ष के तौर पर विधायक के रूप में कई बार आया हूँ। बजट परिवर्तित होते रहते हैं, योजनाएं बनती रहती है, लेकिन हमें अपने बजट के माध्यम से और इस सदन के माध्यम से ये दर्शाने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों की समस्याओं से, चाहे इस पक्ष वाले चाहे उस पक्ष वाले, निपटारे करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कुछ कमियां जब होती है तो विपक्ष के नेता जब हमारे फील्ड की रिपोर्ट के आधार पर कमियां बताते हैं, उस आधार पर हम उस पर परिवर्तन भी करते हैं। कुछ चीज़ें जो आपके द्वारा रखी गई है उस पर भी ध्यान दूंगा। कुछ नए विधायकों ने बहुत अच्छी बातें रखी है, मैं उस पर भी विधायक ध्यान दूंगा। और मैं नए विधायक चितन्य शर्मा को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि सबसे यंगेस्ट विधायक है, आपने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। तो इस दृष्टिकोण से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी जो भी हमारे यहाँ कर्मचारी है, प्रेस बंधु है, पुलिस के अधिकारी है, हमारे रात के 11-11 बजे तक यहाँ लोग लगे हैं, आपका विधानसभा का सचिवालय का स्टाफ है, मैं सभी लोगों का एक बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ।
इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों के बगैर ना तो लोकतंत्र पूरा होता, ना सदन की कार्रवाई पूरी होती। आप सब लोगों का, खासकर पुलिस कर्मचारी भी बेचारे 24 घंटे खड़े हैं। आपके सचिवालय के भी, उनको तो 24 घंटे ही काम करना पड़ रहा था। कभी किसी भी समय रात के 11-11 बजे आपके क्वेश्चंस आ रहे थे। सभी लोगों का मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ, इस आशा के साथ कि आने वाले कुछ वर्षों में हमें आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा, कड़े फैसले करने पड़ेंगे, और आप विपक्ष के लोगों का भी अगर हमें साथ मिलेगा तो उचित है, ताकि प्रदेश की उन्नति और प्रगति में हम सब लोग मिलकर जो इस सदन में बैठे हैं आगे बढ़े। आपने मुझे समय दिया माननीय अध्यक्ष जी, खासकर मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप इतने दयालु कैसे हो गए ये मुझे समझ नहीं आया कि हमें कम समय दे रहे हैं। आपने बजट चर्चा में जो सत्ता पक्ष वाले थे उनको 7 घंटे कुछ मिनट दिए और विपक्ष को आपने 9 घंटे कुछ मिनट दिए। नहीं, ये सच्चाई है, ये रिकॉर्ड्स में है। ये इतनी व्यवस्था भी आप ज़्यादा ना परिवर्तित करिए, थोड़ी इस तरफ की व्यवस्था करिए, थोड़ी इस तरफ की व्यवस्था भी देखिए। लेकिन फिर भी विपक्ष को बोलने का ज़्यादा अधिकार इसलिए भी होता है कि उसे दिखाना होता है कि हमने अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्या उठी और जो उनके पास समस्या आई उसको भी मैंने आपके सदन में रखा। मैं सभी विपक्षी सदस्यों का एक बार पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, और जो नए चुने हुए 24 विधायक आए हैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, और सभी विधायक जो हमारे सीनियर मोस्ट पहली बार कुछ हमारे मंत्री बने जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, वो कैबिनेट में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ भी बहुत कंट्रीब्यूट किया, और उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और स्पेशली मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अकेले ही 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं वाला फार्मूला बनाकर पूरी विधानसभा का बहुत अच्छे से संचालन किया। इसके लिए आप भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे, इसलिए समय पूरा हो चुका है। मेरा ख्याल 40 मिनट बढ़ा दें, 5:40 तक, 10-15 मिनट में ही बोलूँगा तो 5:30। उसके बाद राष्ट्रगान होगा तो 10 मिनट तो आप बोलेंगे ही मेरा ख्याल। तो 5:30 बजे तक इस माननीय सदन की बैठक बढ़ाई जाती है। राष्ट्रगान भी होना, फिर आधा घंटा और बढ़ेगी। माननीय नेता प्रतिपक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार का ये पहला बजट सत्र आज समापन की ओर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।